बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिस्पिरेशन पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस के लाइट और डार्क रिएक्शंस पढ़े थे। लाइट और डार्क रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, और ये ग्लूकोज जो है ये सनलाइट की जो एनर्जी है वो इसी ग्लूकोज के अंदर ट्रैप हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये ग्लूकोज जो है अब ये बाकी ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स इसको ब्रेक करता है, इसको यूज करता है और इससे एटीपीज बनाते हैं। जो फूड एनर्जी है इससे मैकेनिकल एनर्जी बनती है। उस प्रोसेस को हम रिस्पिरेशन कहते हैं। तो रिस्पिरेशन में सिंपली आप ये कह सकते हैं कि इट इज अ सेलुलर प्रोसेस that is done by all organisms to synthesize ATP molecule। इसकी डिफरेंट स्टेजेस है। जो स्टेज नंबर 1 है इसको आज हमने डिस्कस करना है। इसके लिए सिंपल में यहां पर लिखता हूं कि रिस्पिरेशन प्रोसेस में जो इसका जो ओवरऑल मैकेनिज्म है इस प्रोसेस में ग्लूकोज से एटीपीज बनते हैं, और इसके अंदर 3 बड़े बड़े स्टेजेस इन्वॉल्व है, जिसमें द फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस। यहां पर आप वर्ड को देख सकते हैं। इसके अंदर 2 टर्म्स मौजूद है, एक ग्लाइको है और द सेकंड इज लाइसिस। ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। तो सिंपली इस प्रोसेस में हम ये कह सकते हैं कि इसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है। ग्लूकोज इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये पायरुविक एसिड या पायरुवेट कंपाउंड में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, पायरुवेट जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड है। तो इससे पायरुविक एसिड या पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है ये फिर से 2 स्टेजेस में कंप्लीट हो जाता है। इसके फिर से 2 फेजेस है। एक को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज, प्रिपरेटरी फेज, एंड द सेकंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फेज। इट हैज 2 phases। ये 2 इसके फेजेस है। एक को हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फेज। अब दोनों फेजेस को ये नेम्स क्यों दिए गए हैं, व्हाई दे आर कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज एंड व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फेज? तो दोनों जो है ये PGAL मॉलिक्यूल के साथ रिलेटेड है, फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। एक प्रोसेस में फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड की सिंथेसिस या प्रिपरेशन होती है, इसलिए हम कहते हैं ये प्रिपरेटरी फेज है। और दूसरे में उसी PGAL फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं ये ऑक्सीडेटिव फेज है। ग्लाइकोलिसिस के 2 फेजेस को हम प्रिपरेटरी और ऑक्सीडेटिव इसलिए कहते हैं कि एक फेज में PGAL की सिंथेसिस प्रिपरेशन होती है और दूसरी में उसी PGAL की ऑक्सीडेशन होती है। तो इन प्रिपरेटरी फेज
पीजीएल प्रिपरेशन होती है। और दूसरे में इसकी ऑक्सीडेशन होती है। फिर इसके अंदर जो मैकेनिज्म्स है, जो प्रोसेसेस है, उसको आगे हमने डिटेल से पढ़ना है कि प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है और ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है। पहले जो टॉपिक है वो प्रिपरेटरी फेज है। सबसे पहले इसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस इन्वॉल्व है। इसमें सबसे पहले ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ये रिएक्ट करता है एटीपी मॉलिक्यूल के साथ। इसके साथ एटीपी, ये इसका फर्स्ट रिएक्शन है प्रिपरेटरी फेज में। सबसे पहले जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में बने थे वो आ जाते हैं और वो एटीपी के साथ रिएक्ट करते हैं। एटीपी इसको एक फास्फेट देता है। एटीपी का फास्फेट जो है वो ग्लूकोज के पास चला जाता है और इससे ग्लूकोज 6 फास्फेट मॉलिक्यूल बनता है। ये जो ग्लूकोज है इसकी कन्वर्जन हो जाती है ग्लूकोज 6 फास्फेट। ओवरऑल रिएक्शन में ये होता है कि ग्लूकोज एटीपी के साथ रिएक्ट करेगा, यहां पर फास्फेट इसके साथ ऐड होगा, ग्लूकोज अपनी जगह पे आ जाएगा और फास्फेट एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाता है। ये जो 6 यहां पर लिखा है इसका मतलब ये है कि ये ग्लूकोज के अंदर जो 6 कार्बन है, रिंग से बाहर जो 6th कार्बन है, एक्स्ट्रा कार्बन आउट ऑफ रिंग, उसके साथ ये फास्फेट अटैच हो जाता है, इसलिए इट इज कॉल्ड ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब रिएक्शन में ग्लूकोज में आगे नहीं जाना है। नेक्स्ट स्टेप जो है उसने ग्लूकोज से क्या बनाना है, फ्रक्टोज मॉलिक्यूल बनाना है। तो इसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट की आइसोमराइजेशन हो जाती है और इससे फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है। तो in next stage glucose is converted into fructose। बाकी 6 अपनी जगह और फास्फेट जो है वो सेम उसी पोजीशन पे आएगा। इस प्रोसेस में ग्लूकोज की कन्वर्जन फ्रक्टोज में हो गई। फास्फेट की लोकेशन वही कार्बन नंबर 6 है, फ्रक्टोज में भी और ग्लूकोज मॉलिक्यूल दोनों में। फिर इसके बाद फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है ये प्रोसेस में आगे जाएगा जब इसके साथ एक और एटीपी मॉलिक्यूल की रिएक्शन हो जाती है। तो इसके बाद फ्रक्टोज रिएक्ट विद एन एटीपी मॉलिक्यूल, इसके साथ एक और एटीपी मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, मतलब एक फास्फेट इसके साथ एक और ऐड हो जाता है और इससे फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, या जो टेक्स्ट है बुक में, जो टेक्स्ट है उसमें बिस फास्फेट लिखा है और जो रिएक्शन इस तरह दिया है उसमें डाई फास्फेट दिया गया है। यहाँ पर पहले इसको क्लियर कर ले, फिर ये बिस और बाई की एक्सप्लेनेशन में कर रहा हूं। एक फास्फेट इसके साथ ऐड हो जाता है तो इट बिकम्स फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, मतलब 6 के ऊपर पहले से एक फास्फेट मौजूद था, दूसरा एटीपी जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो वो फास्फेट जो है वो ग्लूकोज फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 पे अटैच हो जाता है। इस तरह एक फ्रक्टोज के साथ 2 फास्फेट मॉलिक्यूल आ जाते हैं। किसी डाई का वर्ड या बाई का वर्ड जो है ये जनरल वर्ड है और इसको हम किसी भी ऐसे टर्म के लिए यूज कर सकते हैं जब 2 मॉलिक्यूल्स अटैच हो। मतलब अगर 2 फास्फेट हो तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ बाई फास्फेट या डाई फास्फेट। लेकिन जब हम बिस फास्फेट का वर्ड यूज करते हैं तो इट इज अ बिट स्पेसिफिक टू अ कंपाउंड कि जब 2 फास्फेट अटैच हो
लेकिन वो डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच होते हैं, इसको हम बिस फास्फेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये फ्रक्टोज जो है दिस इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, तो इसकी 6 कार्बन में ड्रा कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6। अब ये इसका कार्बन 1 है और ये कार्बन नंबर 6 है। तो इसका आप यहां देख लें कि इसके साथ 2 फास्फेट अटैच है, एक फास्फेट कार्बन 6 के साथ अटैच है और एक फास्फेट जो है वो कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है। सो दे आर अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एंड सच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बिस फास्फेट। ये हम इसके लिए यूज करते हैं। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें फॉर एग्जांपल 6 कार्बन है 4 5 6 और इसके साथ दोनों फास्फेट जो है ये सेम पे अटैच हो ए से, तो देन इट इज कॉल्ड अ बाई या अ डाई फास्फेट मॉलिक्यूल। लेकिन इन जनरल हम ये वर्ड जो है डाई या बाई का ये इसके लिए यूज कर सकते हैं, इसलिए बुक में ये भी दिया गया है, बाई फास्फेट भी दिया गया है और बिस फास्फेट दोनों मौजूद है। अच्छा, इसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट जो है ये ब्रेक हो जाता है और इससे 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसकी ब्रेकडाउन होती है और इससे 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एक इससे DHAP बनता है और एक मॉलिक्यूल जो है वो PGAL का बनता है। ये DHAP जो है दिस इज अ 3 कार्बन कंपाउंड और PGAL जो है दिस इज आल्सो अ 3 कार्बन कंपाउंड। DHAP स्टैंड्स फॉर डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फास्फेट, PGAL स्टैंड्स फॉर फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। स्टार्ट में मैंने बताया था कि प्रिपरेटरी फेज में फास्फोग्लिसरल्डिहाइड की प्रिपरेशन या सिंथेसिस होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रिपरेटरी फेज है। तो यहाँ पर PGAL की सिंथेसिस हो जाती है, सो प्रिपरेटरी फेज इज कंप्लीटेड। और ये जो DHAP है और PGAL ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, दे आर इंटरकन्वर्टेबल। प्रोसेस में ग्लाइकोलाइसिस में जो यूज होने वाला सब्जेक्ट है वो PGAL मॉलिक्यूल है, तो DHAP की रोल खत्म हो जाती है और ये PGAL मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह प्रिपरेटरी फेज के एंड में हमारे पास 2 PGAL मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। एज अ होल अगर इस रिएक्शन को हम समराइज करेंगे तो इसमें यूज जो है 2 ATP इसमें यूटिलाइज हो जाते हैं और इसके साथ साथ 2 PGAL मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। These are the end products of preparatory phase of glycolysis। इसके बाद ऑक्सीडेटिव फेज है। प्रिपरेटरी फेज में जो PGAL मॉलिक्यूल बनता है इसकी ऑक्सीडेशन होती है, उस ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में पायरुविक एसिड्स बनते हैं और ATP सिंथेसिस होती है और NADH2 मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन होती है। तो इसके बाद जो वही PGAL जो बना था अब ये ऑक्सीडाइज होगा और आगे प्रोसेस में रन करेगा। तो नेक्स्ट फेज जो है दैट इज ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज में PGAL मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन में स्टेप्स इन्वॉल्व है। सो द फर्स्ट स्टेप इज ये फर्स्ट रिएक्शन है, फास्फोरिक एसिड H3PO4 और PGAL फास्फोग्लिसरल्डिहाइड ये दोनों में आपस में रिएक्शन करेंगे। फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का मतलब ये है कि अ ग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल हैविंग
वन फास्फेट। फास्फोरिक एसिड या फास्फेट मॉलिक्यूल रिएक्शन में एंटर हो जाता है और पीजीएल के साथ कंबाइन होता है। तो अगर एक फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड है, इसके साथ एक और फास्फेट ऐड हो जाए तो ये डाई फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड बनेगा। डी का मतलब यहां पर है डाई फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड, मतलब ग्लाइसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल हैविंग टू फास्फेट्स। फिर ये जो फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड है, इसकी ऑक्सीडेशन होना है। ये रिड्यूस मॉलिक्यूल है, पीजीएल जो है ये रिड्यूस फॉर्म है, इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो है वो पीजीए मॉलिक्यूल है। तो इससे डीपीजीएल से डीपीजीए बनता है। अब ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है। ये क्यों ऑक्सीडाइज होगा? क्योंकि इसके साथ जो रिएक्शन करने वाली बॉडी है दैट इज एनएडी मॉलिक्यूल। एनएडी इसके साथ रिएक्ट करता है, ये खुद ऑक्सीडाइज है, ये रिड्यूस है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, ये ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूस, रिजल्टेंटली ये रिड्यूस हो जाएगा, NaDH2 बनेगा। ये रिड्यूस हो जाएगा और जो PGL है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और बिकॉज ऑफ दिस स्टेप दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फेज। इस स्टेप की वजह से इसको ऑक्सीडेटिव फेज का नाम दिया गया है कि PGL जो है ये PGA में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो DPGA है, इट लूज इट्स फास्फेट मॉलिक्यूल, ये फास्फेट मॉलिक्यूल लूज करता है और इससे PGA बनता है, फास्फोग्लाइसेरिक एसिड। जो एक्स्ट्रा फास्फेट ऐड हुआ था वो रिलीज हो जाता है और फास्फोग्लाइसेरिक एसिड बनेगा। यहां पर जो फास्फोग्लाइसेरिक एसिड बन रहा है, इसके रिजल्ट में एक एटीपी की सिंथेसिस भी हो जाती है। मतलब डाईफास्फोग्लाइसेरिक एसिड है, एक्स्ट्रा फास्फेट लॉस करेगा, फास्फोग्लाइसेरिक एसिड बनेगा और एक एटीपी मॉलिक्यूल की जनरेशन हो जाती है इस प्रोसेस में। फिर इसके बाद फास्फोग्लाइसेरिक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू PEP, फास्फोइनोल पायरुवेट। फास्फोइनोल पायरुवेट जो है ये कब बनेगा? जब इससे एक वाटर लॉस हो जाए। जब एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाए PGA से तो ये फास्फोइनोल पायरुवेट बनाता है, और फास्फोइनोल पायरुवेट जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट मॉलिक्यूल। जब क्या हो, जब इसकी रिजल्ट में जब ये फास्फोइनोल पायरुवेट जब ये फास्फेट लॉस करे तो ये पायरुवेट मॉलिक्यूल बनाएगा और यहां पर एक एटीपी मॉलिक्यूल की जनरेशन हो जाती है। तो इस तरह पायरुवेट या पायरुविक एसिड की सिंथेसिस होती है। ये जो स्टेजेस है दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फेज। अगर आप ऑक्सीडेटिव फेज को देखें तो इसमें एक फास्फोरिक एसिड यूज होता है, एक NaDH2 की प्रोडक्शन होती है और दो एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन होती है। एंड प्रोडक्ट जो है वो पायरुवेट है या पायरुविक एसिड है। ये जो पूरा स्टेप है या दिस इज फॉर वन PGL मॉलिक्यूल। अगर आपको प्रिपरेटरी फेज के एंड में जब आप देखें तो इसमें दो PGL बनते हैं। तो दोनों PGL, अगर एक ग्लूकोज ने रेस्पिरेशन की ग्लाइकोलाइसिस में प्रोसेस होना है तो ग्लूकोज का एक प्रिपरेटरी फेज होता है और दो इसके ऑक्सीडेटिव फेजेस होते हैं, क्योंकि दो PGL बनते हैं। तो इसके बाद ये जितना भी मैकेनिज्म है ये सारे 2 टाइम्स होंगे, मतलब दो PGL यूज होंगे, दो फास्फोरिक एसिड यूज होंगे, दो NaDH2 प्रोड्यूस होंगे, 4 ATPs बनेंगे और 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनेंगे। इसके प्रोडक्ट्स जो कॉमनली हम लिखते हैं वो ये है
कि 2 NADH2 और 4 इसमें ATP, ये इसकी प्रोडक्शन है। इसके अलावा 2 जो है वो पायरोवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहां पर जो एटीपी सिंथेसिस होती है, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। फास्फोरिलेशन एक अलग टॉपिक मैंने आगे डिस्कस करना है, लेकिन यहां पर जो एटीपी सिंथेसिस हो रही है इसमें सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन।